हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आप इस समय 10 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या जिन तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं आप ऐसे ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को, जो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रहे या 9 शेष रहता है। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने आपको कई बार बताया है और अब भी वही बता दे रहे हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या की अगर बात आए या बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो हम क्या करेंगे, हम मासा निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो हम क्या करेंगे, हम लासा निकालते हैं। ये आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए, अधिकांश क्वेश्चनों में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या जिससे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रहता है। अब ध्यान दीजिए कि संख्या जो होगी वो जो आपको ये दिए गए हैं 12, 16, 24, 36, इनसे वो बड़ी होगी। और आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन में दिया रहे कि वह सबसे छोटी या छोटी से छोटी संख्या बताइए, तब आपके दिमाग में लासा आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप लासा निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष रहता है। अब ध्यान ये देंगे कि जो हम लासा निकालेंगे वो तो कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, हम इसका लासा निकाल लेते हैं। लासा हम निकालेंगे 12, 16, 24 और 36 का। चलिए पहले हम 2 से करते हैं। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 से इसको करेंगे 12 बार और ये हो जाएगा 2 एक 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18। अभी 2 से और जाएगा तो फिर से हम कर लें। 2 दूना 4, 2 3 6, 9। 2 से एक बार अभी और हो पाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख कर लेते हैं। अब देखेंगे कि 3 से एक बार होगा, फिर और हो जाएगा एक बार, तो 3 एक 3, 1 3 एक 3, 3 त्रिका 9, एक बार और जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें मिला क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो चलिए इसको गुणा कर लें हम। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72 और 72 दूना 144। तो क्या हमें मिला, लासा हमें मिला 144। लेकिन अब ध्यान दें कि जो हम लासा निकालते हैं, जो हमने लासा निकाला है, ये लघुत्तम समापवर्त क्या है, इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब अगर 12, 16, 24 और 36 से इनको भाग दें 144 को, तो फिर कुछ शेष नहीं बचेगा। ऐसी दशा में हम क्या करें, हम कह रहा प्रत्येक दशा में 9 शेष रहता है, तो हम क्या करें, इसमें 9 जोड़ देंगे तो शेष बचेगा ना। जब 9 इसमें हम जोड़ देंगे तो बढ़ गया, और जो बढ़ गया फिर ये बचना चाहिए। कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद 9 बच जाएगा। और 9 देखिए सबसे छोटी संख्या है 12, 16, 24 और 36 से, इसलिए इसे बचना ही है। तो 9 जो है शेष रहेगा। आप 9 ऐड कर लीजिए। 9 4 13, 4 और 1 5 और 1 153 संख्या हो गई। 153 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप 12, 16, 24 और 36 से आप भाग देंगे और प्रत्येक दशा में 9 शेष रहेगा। आप भाग देकर देख भी सकते हैं।
आप भाग देकर देख लें। चलिए 12 से हम भाग दे लेते हैं इसको और देखते हैं 12 एक 12, 3 बचेगा 33 हो जाएगा और 12 दूना 24, 12 तिया 24 हो जाता है तो 12 दूना 24 और 24 और 9 33। तो देख रहे हैं कि 9 शेष बच रहा है। आपने भाग भी देखकर देख लिया। इसी तरह आप जब सभी से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। तो आपका आंसर जो आया है वो क्या आया है? 153। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा 153, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है 153। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 153। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब प्रत्येक दशा में शेष रहता है तो आप देखेंगे कैसे करते हैं। आपने तरीका इसका देखा और छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको लासा लेना है, ये आपके दिमाग में रहे। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? मासा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। जो काम कर रहे हैं लोग कारखाने में, उनकी आयु इस प्रकार से दी गई है। आयु का परिसर है। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे परिसर क्या है या बहुलक क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन देखकर ये नहीं समझ में आता कि परिसर क्या है। और अगर आपने प्रैक्टिस में इसको कभी रखा है, कभी आपने क्वेश्चन किए हैं, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। परिसर का मतलब विस्तार क्या है, प्रसार क्या है। तो आप देखें इसमें सबसे छोटी संख्या जो हो और जो सबसे बड़ी हो, आप इन दोनों को पहले अलग कर लें। अब देखें सबसे ज्यादा उम्र इसमें क्या दी गई है। सबसे ज्यादा जो उम्र दी गई है वो है 54, और सबसे छोटी उम्र का क्या है, किस उम्र का? वो है आपका 23। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहले आप चुन लेंगे। उसके बाद आप क्या कर देंगे? उसके बाद आपको सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को घटा देना है। 54 माइनस 23, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से आपने देखा जो आया हमारा डिफरेंस वो आया 31 वर्ष। अब यही 31 वर्ष क्या है? ये प्रसार है, कि मतलब इसके बीच का परिसर क्या है? 31 है। तो ये जो आपको दिया गया है 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42, इनमें हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ढूंढ लेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही जो है हमारा परिसर होगा। तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है 31 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में, चित्र तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है। दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र है ये दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र में एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज ठीक है दिखाई दे रहा है। तब क्रमित युग्म एक्स वाई क्या है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। चक्रीय चतुर्भुज ये दिया गया है और एक्स और वाई की वैल्यू इससे आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात रहना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होंगे या एक दूसरे के जो सम्मुख कोण होंगे, विपरीत जो कोण होंगे वो क्या होंगे, उनका योग या उनका सम 180 अंश होता है। तो आप देखिए इसमें, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में ये आपको जरूर याद रहना चाहिए कि सम्मुख कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश। अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो आप देखेंगे सम्मुख कोण, अब देखिए इसके सम्मुख तो ये है और इन दोनों का क्या होगा, कोणों का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का ये रूल है। आप चक्रीय चतुर्भुज के रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे कौन सा एंगल
बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं, पहले लिख देते हैं एंगल बी की जो वैल्यू दी गई है वो है 4x और प्लस एंगल डी की जो वैल्यू दी गई है वो है 4y प्लस 20 इक्वल टू 180। ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करें, अब आप दूसरा भी बना लें। आप जो है अब दूसरा बना लें। तो चलिए दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में हमें दिया गया है एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए के सम्मुख एंगल सी है या एंगल सी के सम्मुख एंगल ए है। हम चाहें तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा ही कर लें तब आगे बढ़ें। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 और ये 20 जो है इधर आएगा तो -20 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 160 और आप चाहें तो 4 से पूरे समीकरण को भाग दे दें तो यह हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 4 चौक 16 और 0 40। आपने क्या किया, पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दिया तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 0 ये। तो ये जो है अब आप एक समीकरण नंबर मान लें। चलिए अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए ऐसा होगा। अब आप क्या करेंगे, एंगल ए आपको दिया है 3y माइनस 5 और एंगल सी आपको दिया है 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। अब आप इसको सॉल्व कर लें। अच्छा यहां बीच में प्लस हम लोगों ने नहीं लगाया, इसको लगा देते हैं। अब जरा देखिए कि हमारे पास है क्या, x वाले को हम पहले ये देखिए, पहले तो +5 से -5 घट गया या कट गया। भाई घट रहा है तो हम काट दे रहे हैं कि ये नहीं है। x वाले को पहले लिख लें 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। अब जरा हम देखें, ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया और इन्हीं दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से चाहे हम x की वैल्यू निकालकर इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो भी जानकारी हो जाएगी, या फिर आप दूसरे तरीके से आप कर लें। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। आप क्या करें, कोई सा भी एक, चाहे x वाला कोफिशिएंट या y वाला कोफिशिएंट जो इसमें है 7 या 3, इसी तरह से इसमें भी आप बना लें x या y का किसी एक का कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, आप चाहे 3 से गुणा करेंगे तो y का बन जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो x का बन जाएगा। जो आप समझे वो बना सकते हैं। तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं और 3 से जब गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। चाहे इसको आप जो है समीकरण नंबर 3 समझ लें या वही था पहला ही नंबर, और अब क्या करें, समीकरण 3 और 2 सॉल्व कर लें और यहां लिखते हैं समीकरण 3 व 2। तो चलिए समीकरण 3 और 2 को हम जरा सॉल्व करें। समीकरण 3 और 2, तो देखिए पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 और दूसरा जो समीकरण हमारे पास है वो है 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। आप क्या करें, घटा दें और घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। 7x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 4x, 3y में से 3 घट जाएगा तो पूरी तरह से घट जाएगा, y बचेगा। और आप क्या करेंगे, 180 में से 120 घटाएंगे, बचेगा 60। 4x इक्वल टू 60
तो x इक्वल टू 60/4 जो गुणा में रहता है वो दूसरी ओर भाग में चला जाता है, और 4 एकम 4 और ऊपर वाले को भी भाग दे दें तो 4 एकम 4 और 2 हो जाएगा 0, तो 4 पंजे 20 या 15 चौको 60 होता भी है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 15, तो ये 15 डिग्री हो गया, x डिग्री था। और अब x की वैल्यू आप कहीं भी रख दें, चाहे समीकरण नंबर 1 में ही रख दें तो भी आ जाएगा। समीकरण 1 में का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो चलिए हम कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब हम x की जगह पर रख देंगे क्या, 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, और y इक्वल टू 40 माइनस 15। ये प्लस 15 उधर जब जाएगा पक्षांतर होकर तो माइनस 15 हो जाएगा, और इसको आप जब घटाएंगे तो हो जाएगा 25 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 25। तो हमें जो आंसर ज्ञात करना था वो ये ज्ञात करना था कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो x की y वैल्यू क्या आई, 15, 15, और y की वैल्यू क्या आ गई, 25, मतलब 15 और 25। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इससे, 15 और 25 वाला ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए 15, 25। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल कर दिया है, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप जब भी चाहें, जब आप वीडियो देखें, आप रोक रोक कर आराम से इसको समझ सकते हैं, या एक ही बार में भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैंने इसको किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब ध्यान ये देना है कि त्रिभुज के लिए क्या इसमें से सत्य है, वो आपको चूज करके बताना है, मतलब आपको चारों ऑप्शन इसमें पढ़ने हैं। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज में सदैव न्यून कोण हो ये तो जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव समकोण होता है ये भी जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है ये भी जरूरी नहीं है कि एक कोण अधिक कोण हो। और अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण होता है सदैव। अगर एक 90 डिग्री का भी आप बनाएंगे तो 2 फिर न्यून कोण हो जाएंगे। तो आप देखें कि कम से कम एक तो न्यून कोण होगा ही, तो एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और परीक्षा में देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए बहुभुज की अगर भुजाओं की संख्या आपको बतानी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद करेंगे। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का एक फॉर्मूला है क्या, 2n-4 और इंटू 90 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला है। और आपको दिया गया है अंतःकोणों का योगफल, ये योगफल का फॉर्मूला है अंतःकोणों के योगफल का।
योगफल आपको दिया है, वो वैल्यू आप यहां रख दें 1440, और आप क्या करेंगे अब 90 से इसमें गुणा कर लें, या फिर गुणा ना करें, आप 90 से इधर डिवाइड कर दें, तो यहां बचेगा 2n-4 और 90 आ जाएगा यहां। अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो पहले इसको 9, ये 0 0 हमने काट दिया, और क्या करेंगे अब हम जो है आगे देखेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। हमारे पास जो बचा है इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 एकम 9 और 9 एकम 9, कितना बचेगा 5, और हो जाएगा 54, 9 छक 54। तो देखिए 9 से आपने डिवाइड इसको कर दिया, तो 9 एकम 9 और 5 14, तो 5 बचा, तो 5 और 4 हो गया 54, 9 छक 54। तो आप देख रहे हैं 16 बराबर 2n-4। अब क्या करेंगे, -4 को इस तरफ ले आएंगे पक्षांतर करके, हो जाएगा +4, साइन चेंज हो जाएगा, और आप लिखेंगे 16 और 4 20 बराबर 2n, और n इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 20, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, और हम 20, n की वैल्यू आ गई 10। आपको n मीन्स भुजाओं की संख्या, आपको यही ज्ञात करना था। तो भुजाओं की कितनी संख्या हुई, ऑप्शन नंबर सी 10, 10 भुजाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो मासा क्या होगा, यह आपको बताना है। तो दो प्राकृत संख्याएं हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, लगभग वीडियो में जब अनुपात की बात आती है तो आपको हम तुरंत ये समझाते हैं कि जहां आप अनुपात देखें, अगर आप एक्चुअल वैल्यूज की मानना चाहते हैं तो मानेंगे कैसे, x से मल्टीप्लाई करके। तो माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्याएं क्या हैं, मान लीजिए कि 6x और 11x है, x से मल्टीप्लाई करके मान लेंगे। अब 6x और 11x तो हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार इनका लासा 462 है, लासा आपको दिया है। अब मासा आपको जो है इनका बताना है, तो आप क्या करें, पहले इनका मासा निकाल लेते हैं हम। तो क्या होगा, दोनों का अगर मासा निकालते हैं तो जो दोनों में हमें मिल पाएगा वो x ही मिल रहा है, तो मासा इनका x आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो हम उसी में रख दें, दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स 6x इंटू 11x, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, इक्वल टू लासा इंटू मासा, तो 462 इंटू x। इसी x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम चाहें तो यहीं पे इसको ऐसे ही काट देते हैं, x से x कट गया, दोनों तरफ गुणा ही है इसलिए हम काट देंगे, और चाहे तो हम यहीं से डिवाइड भी कर लें, या फिर आप ना समझ में आए तो आप एक काम करते हैं, x की वैल्यू आपको जिसकी निकालनी है उसको हम इक्वल के एक तरफ रखते हैं, और दूसरी ओर जो भी है वो हमने नोट कर लिया, और उसके नीचे जो इसके साथ x में जो गुणा में है वो सारी संख्याएं नीचे चली जाएंगी। क्या क्या है, 6 और 11, क्योंकि x से तो x हमने कैंसिल कर दिया। ना भी करते अगर हम कैंसिल, तो हम एक x को यहां लिखते हैं कि x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये x नीचे आता
और ये x ऊपर रहता, ऊपर से नीचे फिर कट जाता, बात तो वही थी, ठीक है ना। या चाहे हम x को यहां रखते, चलिए ठीक है, आप एक ही तरीका यही देख लें जो समझ में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से। अब आप क्या करें, इसको आप भाग देंगे। आप भाग कैसे देंगे, 11 एकम 11 और 11 से इसको भाग देंगे तो 11 चौक 44, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। और 6 से अगर भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 सत्ते 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। यही हमें ज्ञात करना था। मासा हमने निकाला x और x की ही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, वो आ गई 7। मासा कितना मिल गया हमें, 7 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया गया। देखिए 100 प्रेक्षण है, मतलब 100 बार प्रैक्टिकल किया गया और समांतर माध्य कितना आया, 50। तो 100 प्रेक्षणों का योग कितना आएगा, चलिए हम कर लेते हैं। 100 प्रेक्षणों का योग, 100 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा माध्य गुणा उनकी संख्या, तो हो जाएगा आपका 5000। ये योगफल हो गया इनका पूरे 100 प्रेक्षणों का। यदि त्रुटिवश दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई हो, मतलब गणना जो हुई है उसकी बात बता रहे हैं कि 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 हो गया गलती से और गणना हो गई, तो योगफल कितना आया, 5000 आया। तो सही समांतर माध्य क्या है, तो पहले सही योगफल हम निकाल लें तो सही समांतर माध्य भी निकल आएगा। समझ पा रहे होंगे। तो नया जो है समांतर माध्य हमें ज्ञात करने के लिए हमें पहले नया योगफल निकालना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ है, पहले जरा इसको समझ लें कि गलती होने से क्या अंतर आया। जो गलती हुई उसमें देखिए क्या हुआ, त्रुटिवश दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर, मतलब होना क्या चाहिए था 3 और 92, तो 3 और 92 का योगफल क्या होगा, होगा 95। ये होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, हो गया 30 और 29, मतलब इनका योगफल हो गया 59। हो गया क्या, 30 20 50 और 9 59, 59 हो गया। 95 की जगह पर 59 हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, इसको जरा डिफरेंस निकाल लें। 95 ऋण 59, तो आप क्या करेंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 6 और 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 3। 36 जो है उसमें कम हो गया था गलती के कारण, जबकि 36 उसमें बढ़ना चाहिए। तो जो योगफल आया है उसमें हम अगर 36 बढ़ा देते हैं, ये कमी है गलत होने के कारण, गलत समझ में आने के कारण, तो हम इसको अगर बढ़ा दें तो पूरी हो जाएगी। योगफल अब कितना हो जाएगा, नया योगफल हो जाएगा 5036। ये नया योगफल, तो नया समांतर माध्य भी आप ज्ञात कर लें। आप नया समांतर माध्य ज्ञात कर लें, तो जब आप नया समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो प्रेक्षण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 100 है। उसी से योगफल को आपको भाग दे देना है। 100 से आप इसको भाग देंगे तो देखिए 2 जीरो हैं, तो क्या होगा, 0.2 अंक के पहले लग जाएगा, मीन्स 50.36 ये आपका उत्तर आएगा। तो 50.36 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ
5 मीटर चौड़ाई के घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसको एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं, एक चित्र के हिसाब से। ये जो है आयताकार एक खेत है। अब इस यह मैदान है, मैदान दिया गया तो मैदान है, और इसके चारों ओर जो है क्या है, एक चारों ओर क्या है, घास लगाई गई है। कितना? 5 मीटर चौड़ाई की घास लगा दी गई चारों ओर। मतलब इधर भी 5 मीटर चौड़ी घास और इधर भी 5 मीटर चौड़ी घास है, और यहां भी 5 मीटर चौड़ी घास है, और इधर भी जो है 5 मीटर चौड़ी घास है। जबकि आपका जो मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है 60 मीटर और 40 मीटर। तो मैदान कहां है? ये है, अंदर वाला जो है वो मैदान है। तो अंदर वाला मीन्स ये पार्ट मीन्स ये मैदान की लंबाई जो है आपको दी गई है। कितना दी गई है? 60 मीटर। और आपको चौड़ाई मैदान की कितनी दी गई है? मैदान की ये चौड़ाई है जो आपको दी गई है, कितना? 40 मीटर। 40 मीटर। तो देख रहे हैं कि मैदान की आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और आपको रास्ता जो है वो 5 मीटर चौड़ा दोनों तरफ है, चारों तरफ है ना, इसमें कह रहा है चारों ओर क्या है, बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल मीन्स जितने में घास लगा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब जरा आप ध्यान दें कि ये जो है कितना है, 5 मीटर, और ये भी की ओर 5 ही मीटर है, और चौड़ाई कितनी है पहले से? 40 है। तो 40 और ये 5 और ये 5 दोनों जब जुड़ जाएंगे, या इधर आप समझ लें जिधर आपको दिया गया है, ये दूरी और ये दूरी 5 ही 5 मीटर है। तो 5 और 5 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब जो बाहरी जो रास्ता बना है जिसमें घास लगा है, घास लगे वाले एरिया या घास लगे वाले क्षेत्र या घास लगे वाले रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई हो जाएगी 50। और इसी प्रकार से लंबाई कितनी हो जाएगी? आप इसको रास्ता समझ लें, जबकि क्वेश्चन में तो रास्ता नहीं कहा जा रहा है, उसके 5 मीटर चौड़ाई में घास लगा हुआ है, तो घास लगे हुए रास्ते को हम समझ लेते हैं। तो रास्ता सहित मैदान का, मैदान की लंबाई, रास्ता सहित मैदान की चौड़ाई पहले आप निकाल लें। तो देखिए, रास्ता सहित मैदान की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 तो मैदान ही है, और 5 मीटर दोनों तरफ 5-5 मीटर हो जाएगा, तो 5-5 10 मीटर रास्ता हो गया या घास जिसमें लगा है। तो कितना हो गया? 70 मीटर हो गया। क्या? लंबाई रास्ता सहित। और इसी प्रकार से हम चौड़ाई भी देख लेते हैं, घास लगे वाले एरिया को लेकर या रास्ते सहित आयताकार मैदान की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 40 और 5-5 दोनों ओर 5-5 मीटर, तो 10 मीटर और जोड़ देंगे 50 मीटर। अब जब हमें देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है जितने एरिया में घास लगा है उसका एरिया कितना है। घास लगे वाले एरिया मीन्स हमें ज्ञात करना है इस वाले क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया में घास लगा हुआ है। तो ये कैसे हो? पूरा एरिया में से हम अपने मैदान का एरिया घटा दें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि रास्ते का एरिया कितना होगा या घास लगे वाले मैदान का एरिया कितना होगा।
तो घास लगे वाले मैदान का एरिया बराबर क्या, घास लगे वाले एरिया सहित मैदान का क्षेत्रफल, मीन्स जो आपने अभी देखा ऊपर रास्ता सहित 70 गुणा 50, मीटर भी लिख लेते हैं क्योंकि ये कैसा है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पूरा मतलब रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल ऋण, अब मैदान का क्षेत्रफल घटा दें तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, वही जो मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 60 गुणा 40, आप मीटर लिख लें। चलिए अब इसको जरा कर लें तो 70 गुणा 50, तो 0 0 और 7 पंजे 35, मीटर 2 बार है इसलिए वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी गुणा करेंगे तो 0 0 और चौको 24 मीटर स्क्वायर। आप इसी को घटा दें, 0 से 0 आएगा, फिर 0 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। इस प्रकार से 1100 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा उस रास्ते का क्षेत्रफल या उस घास लगे हुए जगह का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ऑप्शन जरा इसमें चूज कर लें। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा 1100 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 + 7x + 7x स्क्वायर + 2x³ को भाग देना है कितने से, 1 + 2x से, और भाग देने पर शेषफल और भागफल हमें क्या आएगा वो बताना है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, प्राप्त भागफल एवं शेषफल मीन्स पहले भागफल उत्तर में आपको दिया गया है, तब शेषफल। तो आप जरा देखें, भाग देकर देखें कि क्या आएगा। तो भाग देने की प्रक्रिया अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप देखें। चलिए क्या करेंगे, पहले जो है x के पद में जो बड़ी घात है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिससे हमें भाग देना है वो क्या है, वो है 1 + 2x। तो हम वेरिएबल वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, मतलब 2x को पहले लिख दे रहे हैं, +1। इससे भाग देना है किसको, अब जो सबसे बड़ी घात है पहले उसको पहले लिखेंगे, 2x³ + 7x² + 7x + 2। चलिए अब हम भाग देकर जरा देखें। हम इसे भाग देते हैं, देखिए 2x + 1 से हमें भाग देना है। अब हमें ध्यान क्या देना है, 2x का पहाड़ा तो हम जानते नहीं, तो करेंगे क्या, 2 का पहाड़ा इस पहले वाले पद में हम देखिए 2 एकम 2 एक बार चला जाएगा, और x से कितने में गुणा करें कि x³ हो जाए, तो x² गुणा करेंगे। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहां क्या है 1 है, और 1 और 2 3 आएगा, तो यहां जो है कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और 2 एकम 2, और x² से x में गुणा होगा तो हो जाएगा x³। मतलब ये कि आपको x² से अब जिससे भाग दे रहे हैं उसमें आपको गुणा करके यहां लिखना है। तो x² से आपने 2x में गुणा किया तो 2x³ आ गया। अब x² ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, x² से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x²। इसके बाद हम घटाते हैं, घटा रहे हैं, 2x³ से 2x³ पूरा घट गया तो हम काट दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये अब नहीं है, और 7x² में से 1x² घटाएंगे तो बचेगा 6x²। अब जरा ध्यान दें, इसके बाद हम ऊपर से एक नीचे उतारते हैं या लाते हैं, तो क्या करेंगे, 7x को नीचे ला रहे हैं, 7x। अब हमें ध्यान ये देना है कि हमें 2 से भाग देना है, और यहां 6 है, कितनी बार जाएगा, 3 बार,
और दूसरी बात हमें ध्यान देना है साइन का। यहां क्या है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और यहां भी जो है प्लस है, तो प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये क्लियर हुआ। अब क्या करें, 2 से 3 बार भाग जाएगा, तो 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिल जाएगा हमें। दूसरी बात, x की घात 1 है, अगर x की घात 1 हम यहां लिखें और उसमें गुणा करें तो x की घात 1 और x की घात 1 गुणा करेंगे तो x की घात हमें 2 मिल जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस 3x से हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिखें। तो हम जब 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 दूना 6 और x से x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और 3x से हम 1 में गुणा करेंगे तो 3x एक कम 3x, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनको आप माइनस करें। माइनस करने में ये 6x स्क्वायर से 6 स्क्वायर घट गया, पूरा घट गया तो हमने काट दिया कि अब ये नहीं है, और 7x में से 3x जब घटाएंगे तो आएगा 4x। अब इसके बाद उतारने के लिए हमारे पास बचा है +2, +2 को हम लाएंगे। अब क्या करेंगे, आगे फिर से देखें, 2 से भाग देना है 4 में, तो 2 दूना 4, लेकिन प्लस ही रहेगा क्योंकि यहां प्लस हमें चाहिए, और 2। अब ध्यान दें कि 2 से जरा देखें गुणा करके, तो 2 से जब 2x में गुणा करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, बस इतने की ही हमें जरूरत है। तो +2 से हम गुणा कर रहे हैं, +2 में 2 दूना 4x, और +2 से +1 में जब करेंगे तो 2 एक कम 2 + 2 हो जाएगा। घटा दें तो घटाने में ये भी घट गया, ये भी घट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। तो ये क्या है, आपका जो शेषफल आ रहा है, शेष वो आ रहा है 0, और भागफल जो आ रहा है वो आ रहा है x स्क्वायर + 3x + 2। आप देख रहे हैं भागफल क्या है, x स्क्वायर + 3x + 2। तो x स्क्वायर + 3x + 2, ये जरा देखें पहले कहां है, क्योंकि देखिए हमें पहले क्वेश्चन में भागफल एवं शेषफल क्रम से बहुत ध्यान देना है आपको। नहीं तो देखिए यहां उल्टा भी दिया है, 3x स्क्वायर + 2x + 2, पहले दे दिया है शेषफल और बाद में भागफल, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पहले भागफल, तो पहले भागफल क्या आ रहा है, पहले जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है x स्क्वायर + 3x + 2, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पहले जो भागफल हमें दिया है x स्क्वायर + 3x + 2 इसी में दिया है, और शेषफल हमें 0 दिया है बाद में। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। जब तक आपको नहीं आता तब तक थोड़ा सा टफ आपको लगता है, लेकिन मैथ तो फिर अगर आ जाए आपको तो ये आपको जादू की तरह लगता है और आपका मनोरंजक सब्जेक्ट बन जाता है। फिर चलिए देखते हैं, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। जो क्वेश्चन हमसे किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम पहले काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो हम पहले 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लें। 3 पेंसिल का मूल्य हमें दिया गया है 20 रुपए, तो चाहे आप 1 पेंसिल का निकाल लें या 3 पेंसिल का 20 रुपया है, तो 12 होता है 1 दर्जन में, 12 वस्तुएं, तो 3 चौक 12, 4 गुना हुआ, इसका मतलब 20 में 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो ये 3 पेंसिल मीन्स कितना, चलिए 4 से जरा हम देखिए दोनों में गुणा कर दें अगर, तो यहां भी 4 से गुणा करें और यहां भी 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 चौक ये 12 पेंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 चौक 80 रुपया। तो 12 पेंसिल का मूल्य 80 रुपया, 12 मीन्स 1 दर्जन। अब देखिए यहीं पे आपका काम हो जा रहा है, 12 या 1 दर्जन। अब जरा देखिए 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 80 रुपया है, तो 6 दर्जन, 1 का पता है और ज्यादा का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 दर्जन का 80 रुपया, तो 6 दर्जन का, तो 6 से 80 में गुणा कर दीजिए, तो 6 जिना 0 और 6 से इसमें चलिए गुणा कर देते हैं, तो 6 से 0 में गुणा करेंगे 0 और 6 8 48 में 480 आ गया। यही होना चाहिए हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 480 रुपया होगा 6 दर्जन पेंसिल की
कीमत या 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको माइंड में रखना है, और आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा तो फिर आप चाहे जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, फिर आपको जल्दी से आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और खासकर ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ तो जहां जहां पूछा जाता है वहां वहां हर जगह हर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, या थोड़ा सा बदलकर। तो एक वीडियो में तो सारे क्वेश्चन हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए आप रेगुलर वे में हमारे वीडियो को देखते रहें, और आपको रोज नए नए तरह के क्वेश्चनों को आपको हम सॉल्व कराते रहते हैं। तो आपको बार बार नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपका अच्छा अभ्यास होगा। और अगर मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को भी बताएं, उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।